हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके अलग अलग चैप्टर्स के, है ना। पिछले भाग में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 के हमने क्वेश्चंस जाने थे। आज हम नया चैप्टर लेके आएंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए बात करते हैं आपके अगले चैप्टर की। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, इसके क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे किस तरीके से ये किए जाते हैं। तो जैसा हमें दिया है, सबसे पहले कि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द difference between mass of an object, what is the difference between mass of an object, what is the difference between mass of an object, ठीक है, and weight, what is the difference between mass of an object and weight, है ना। किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए करते हैं सेपरेट इस तरीके से। इधर मास हो जाएगा और इधर वेट। ठीक है, चलिए। तो जो मास होता है आपके पास, एक्चुअली मास क्या है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, वो आपका मास कहलाता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, वो तो मास कहलाता है। और वेट क्या कहलाता है कि जिस फोर्स से अर्थ हमें क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो एक्चुअली मास क्या है, द क्वांटिटी ऑफ matter, the quantity of matter contained the quantity of matter contained in a body, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसे हम कहते हैं मास कहलाते हैं, है ना। वेट क्या है, द फोर्स with which ठीक है, the force with which the earth attract the body, किस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, उसे हम क्या कहलाते, उसे हम कहते हैं वेट कहते हैं। मास आपको समझ आया कि मास क्या है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी बॉडी के अंदर है, ठीक है ना। अब मास की जो एसआई यूनिट होती है वो हम किलोग्राम में बात करते हैं कि एसआई यूनिट जो मास की है वो क्या है, केजी है, किलोग्राम है ना। अक्सर हम 1 किलो 2 किलो किलोग्राम में बात करते हैं। लेकिन जो वेट की एसआई यूनिट है वो क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट होती है एसआई, और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो वेट की, क्योंकि एक्चुअल में वेट क्या है, वेट एक्चुअल में वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वेट फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है ना। तो इसलिए वेट की भी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो वेट की भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 डिफरेंस हो गए। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस कि जो बॉडी का मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप कहीं भी चले जाओ, बॉडी का जो मास है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ अ बॉडी रिमेन
कांस्टेंट। ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। जो बॉडी का मास होता है वो कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेट है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेट। वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस, वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। प्लेस टू प्लेस क्या होने लगता है, वो चेंज होने लगता है, क्या, वेट ऑफ द बॉडी चेंज होता है। आप देखा, आप पोल्स में चले जाओ, आप सेंटर में हो, आप साउथ पोल या कहीं भी चले जाओ, तो वेट बॉडी का हमेशा चेंज होता है, क्योंकि अट्रैक्शन में उसमें क्या करता है, फर्क पड़ता है, उस कारण से वेट चेंज होने लगता है। ठीक है ना। चौथी बात कि जो मास है बच्चों, वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी आपको पता होगी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना। डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस का सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड है कि हम 10 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर गए। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी जुड़ जाती है कि बॉडी इतना किलोमीटर तो चल रही है, फिर किस डायरेक्शन में गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो मास क्या है बच्चों, एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन नहीं होती। जबकि जो वेट है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है, वेक्टर है। वेट का क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें उसमें होती है। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में। तो चार डिफरेंस आपको समझ आए कि क्या हो सकते हैं। पहला, क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी बॉडी के अंदर, वो मास कहलाता है। फोर्स, किस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, वो वेट कहलाता है। ऐसा यूनिट मास की केजी होती है, वेट की न्यूटन। मास बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितना कंटेंट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन जो वेट है बॉडी का, वो आप प्लेस टू प्लेस पे चेंज होने लगता है। मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आए। चार डिफरेंस हमने देखे अभी तक इन दोनों के बीच में। ठीक है। अगला जो डिफरेंस है उसका, कि जो मास होता है बॉडी का, जो मास है, इज नेवर जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी नेवर जीरो। कभी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ कंटेंट तो बॉडी के अंदर होगा, है ना, मैटर प्रेजेंट होगा। तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन वेट जो है, वेट ऑफ अ बॉडी, है ना, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वो जीरो हो जाता है। जो वेट होता है बॉडी का, सेंटर ऑफ द अर्थ में जीरो हो जाता है। एक्चुअल में हमारी बॉडी का जो सेंटर है वो क्या, आपकी जो नाभि है, वो हमारी बॉडी का सेंटर। आपने देखा होगा कि अब अगर आप क्या करें, आपने कई सारे मैजिशियंस को देखा होगा कि अपनी बॉडी को लिफ्ट कर जाते हैं, है ना। अब वो लिफ्ट कैसे कर रहे हैं, यानी वो अपनी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जो सारा का सारा जो मास है, सारा का सारा वेट है, वो अपनी सेंटर में ले आते हैं। हमारी बॉडी का जो सेंटर है वो कहाँ है, नाभि है। तो सारा का सारा वेट उस पॉइंट पे लेके आ जाते हैं। तो उस पॉइंट पे जब वेट आ जाता है, तो वेट हमारे बॉडी का जीरो हो जाता है ना। वेट एकदम जीरो हो जाता है, जैसे हम कागज की तरह बन जाते हैं उस टाइम। एकदम कागज का, जैसे कोई मास ने, कागज को आप उड़ाओ, फूंक मारो तो उड़ जाता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी बन जाती है। तो हम अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात करी वेट क्या है, कि किस फोर्स से बॉडी को खींच रही है अर्थ। जब हमारी बॉडी में कोई वेट ही नहीं होगा, तो किस फोर्स से वो हमें खींचेगी, है ना। तो जीरो हो जाएगा। तो जो वेट ऑफ बॉडी है वो जीरो हो जाता है सेंटर में। वेट ऑफ अ बॉडी बिकम जीरो, weight of a body become zero at its center, at its center। सेंटर में बॉडी का वेट क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगला है कि जो मास है वो कैसे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस के द्वारा। ठीक है ना। मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, बीम बैलेंस। मास को कैसे मेजर किया जाता है, बीम बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है। लेकिन जो वेट है, वेट को हम कैसे मेजर करते हैं, वेइंग मशीन से करते हैं या स्प्रिंग बैलेंस से।
ठीक है, वेट इज मेजर्ड बाय वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस द्वारा हम क्या करते हैं, वेट को मेजर करते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में ये डिफरेंस है बॉडी के मास और वेट को लेके। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि वाई द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑन द मून, वाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है, 1/6 वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, है ना, ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून में, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून में वो 1/6 होता है जो उसका वेट होता है अर्थ में। ऐसा क्यों? ये रिलेशन कहाँ से आया और ये आया तो क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन है ना? तो हमें पता है कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का, हमने अभी बात करी कि भाई वेट एक्चुअल में क्या है, किस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को, वो उसका वेट कहलाता है ना। इसी तरीके से जो हमें पता है कि जो फोर्स है वो क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन हम यहाँ पे जब ग्रेविटेशन में आते हैं तो हम एक्सेलरेशन को कैसे ट्रीट करते हैं, जी के द्वारा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स यहाँ पे mg हो जाएगा, है ना। अब फोर्स क्या है, वही वेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि वेट क्या है, किस फोर्स से ऑब्जेक्ट किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो यानी हम F की जगह W लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि भाई जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून है वो क्या है, उस फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। अब हमें एक और चीज पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी जो G है, कैपिटल G, है ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास, Gm/r², है ना। कैसे, ये रिलेशन कैसे आया? हमें पता है कि जो फोर्स है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Gm1, मतलब दो ऑब्जेक्ट, एक का m हो गया, एक का स्मॉल m हो गया, अपॉन r²। ये हमारे पास रिलेशन है ना, ये हमारे पास रिलेशन है। अब f की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, mg पुट कर सकते हैं, mg इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। तो आप देखेंगे स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिलेशन अभी जो हम मैंने लिखा था, G इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल कैपिटल M अपॉन r², ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ये रिलेशन ऐसे आता है, ये हमें पता है। जहाँ पे जो मास m क्या है बच्चों, मास है, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ या मून, है ना। m तो क्या हो जाएगा, मास हो गया, अर्थ मून का मास, अर्थ का मास, और r क्या है, रेडियस हो जाएगी, किसकी, मून की और अर्थ की। रेडियस ऑफ मून, अगर हम मून की बात करेंगे तो मून की रेडियस, और अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ की रेडियस। ठीक है ना, इस तरीके से दो चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है ना। अब जो वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू है G की, जो वैल्यू है G की ऑन मून, वो क्या होती है, 1/6 होती है वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ, है ना। जो वैल्यू ऑफ G है ऑन मून, मून में जो ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन है, स्मॉल g, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, वो कितनी होती है, 1/6 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसके मुकाबले होती है जो स्मॉल, है ना, मून की जो ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन है वो अर्थ के 1/6 होती है। इतना हो सकता है। अब जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो हर जगह क्या है, सेम है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमने हर जगह बोला सेम है, आप कहीं भी लेके जाओ वो रिमेन कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, है ना। लेकिन जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा वेट ऑन अर्थ के। इस वजह से जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 1/6, ये रिलेशन इसी वजह से आया, क्योंकि भाई मास तो क्या है, दोनों का सेम है ना। तो इस वजह से इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, अगर आप वहां पे पुट भी करें, है ना। यहाँ पे आप इसमें मून की ग्रेविटेशनल
निकालें और अर्थ की निकालें तो दोनों से वो रिलेशन हमारे सामने आ जाएगा कि क्यों जो आपके पास वेट होता है मून का वो क्या होता है 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ के, क्योंकि मास तो हर जगह क्या है सेम है। तो बेसिकली इस तरीके से इसको आपको आंसर देना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। What happened to the force between two objects? What happened to the force? What happened to the force between two objects? Between two objects. What happened to the force between two objects? ठीक है, if first है mass of one object is doubled. Mass of one object is doubled. Mass of one object is doubled. अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को आप डबल कर दो तो फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, है ना। उनके बीच की जो दूरी है उसको आप डबल कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। और तीसरा हमको क्या दिया है, थर्ड हमें दिया है मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को आप क्या कर दो, डबल कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें, ये हमें सारी कहानी हमें बतानी है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास एक रिलेशन है F इज इक्वल टू कैपिटल G, ठीक है, स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। ठीक है ना, ये हमारे पास रिलेशन है। अब हमने कहा पहला केस कि जब मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, एक का मास हमने डबल कर दिया, एक के मास को हमने डबल कर दिया। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपके पास इसको हम F1 M1 M1 R1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, M1 को डबल कर दे, M1 की जगह 2M1 आप लिख दे। मास ऑफ वन, दो ऑब्जेक्ट है ना, एक का मास M1 है, दूसरे का मास, एक का मास स्मॉल m1 है, एक का मास कैपिटल M1 है। आपने एक के मास को डबल किया, स्मॉल कैपिटल M1 के मास को दुगना कर दिया 2M1। पुट कर दीजिए यहाँ पे, है ना, पुट कर दीजिए। तो किस तरीके से हम लिखेंगे भाई, जो F2 होगा, F2 में हमारे पास क्या आ जाएगा G। अब M1 की जगह हमने क्या पुट करना है, 2M1, है ना, और जो दूसरा वाला M1 है वो ऐसे रहेगा अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो F2 इज इक्वल टू 2 में बाहर ले लेता हूँ कॉमन, अंदर क्या बचेगा G M1 स्मॉल m1 अपॉन R1 का स्क्वायर, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे एक चीज कि ये जो G M1 अपॉन R1 स्क्वायर क्या है, आपके पास F1 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1, है ना। तो आपने देखा कि जब आप एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं तो जो फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फोर्स भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है ना, चलिए पहला केस आपने समझा कि एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करने पे फोर्स भी डबल हो जाता है। दूसरा इन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, है ना, डबल्ड एंड ट्रिपल, दो केस बोले उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल। डबल भी क्या और ट्रिपल भी क्या, उनके बीच की दूरी को। ठीक है, तो पहले डबल की बात करते हैं, फिर ट्रिपल की बात करेंगे। अब हमारे पास क्या करा हमने, R1 को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2R1 कर दिया। तो आप पुट कर लो, F2 कितना हो जाएगा, G M1 अपॉन R1 की जगह हमने क्या रखना है, 2R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू G M1 अपॉन
2 का स्क्वायर आप करोगे कितना आ जाएगा 4r1 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है F2 इज इक्वल टू 1/4 G m1 अपॉन r1 का स्क्वायर। अब ये क्या आपके पास G m1 r1 का स्क्वायर F1 है। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ F1, है ना। F2 कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ F1। तो आपने देखा कि जब आप उनके बीच की दूरी को डबल कर देते हो तो फोर्स कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है ना। फोर्स विल बिकम 1/4, है ना, 1/4 हो गया। आपको उनके बीच की दूरी को डबल करने से फोर्स 1/4 हो गया। ये तो पहली बात। दूसरी बात हमने क्या करा, अब R1 को ट्रिपल करा। पहले डबल बोला था, ट्रिपल करना, तो ट्रिपल करने पे वही F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा G m1 अपॉन आप क्या पुट कर दो 3r1 का होल स्क्वायर, है ना। तो F2 कितना हो जाएगा आपके पास, F2 हो जाएगा आपके पास G m1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 r1 का होल स्क्वायर, और ये G m1 r1 का स्क्वायर आपके पास F1 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9 F1, है ना। तो 1/9 हो गया। फोर्स कितना हो जाता है, फोर्स विल बिकम 1/9, है ना, 1/9 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/9, फोर्स 1/9 हो जाता है। कब, जब आप उसको उनकी बीच की दूरी को क्या कर दो, तिगुना कर दो। आई बात समझ में, तिगुना करने पे ये कहानी हुई है। अगला पार्ट उन्होंने क्या बोला था कि मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, है ना। मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, कि मास को डबल कर दो, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर दो, डबल कर दो। यानी m1 को भी आप कितना पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ m1 पुट कर दो, और स्मॉल m1 को भी आप 2 ऑफ m1 कर दो। अब पुट करके देखो F2 इज इक्वल टू G m1 की जगह आपने लिखना है 2m1, उसकी जगह भी लिखना है आपने 2m1 ठीक है, अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है ना। F2 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 2 to the 4 बाहर आ जाएगा, G m1 अपॉन r1 का स्क्वायर, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि F2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 4, और ये पूरा का पूरा क्या F1 है ना। तो 4 गुना हो जाएगा। फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, फोर्स विल बिकम कितना 4 टाइम्स, है ना। फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स। फोर्स कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा जब आप इस तरीके से करेंगे। आई बात समझ में आपको, इस तरीके से हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। why will a sheet of paper why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball, ठीक है। ये पूछ रहा है कि शीट ऑफ पेपर, आप एक शीट ऑफ पेपर लो और उसको गिराओ नीचे ऊपर छत से, तो बहुत स्लो नीचे पहुंचती है। लेकिन उसी शीट ऑफ पेपर को आप क्रम्बल करके एक बॉल टाइप का बना के फिर आप उसे फेंको तो जल्दी पहुंचती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप शीट को क्रम्बल्ड करते हो बॉल में, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू आपके पास जो अनफोल्ड शीट थी। इस वजह से जो अनफोल्ड शीट है उसको क्या होता है, कम फ्रिक्शन लगता है ना। भाई अनफोल्ड शीट को क्या लगेगा, अनफोल्ड जो आपके पास पूरी शीट है उसे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा एयर का, क्योंकि आप फेंक रहे हो नीचे, एयर का फ्रिक्शन उस पर लगेगा, जिस वजह से क्या लगता है, उसको ज्यादा समय लगता है नीचे आने पे एज कम्पेयर टू क्रम्पल्ड बॉल, ठीक है ना। आई बात समझ में, है ना। तो हम लिखेंगे बिकॉज crumpled ball has
lower has lower surface area than sheet of paper. शीट ऑफ पेपर का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है ना. Therefore sheet of paper receive more air friction as compared to what? Crumpled ball. As compared to crumpled ball. Therefore it means sheet of paper, it take more time to come into the ground, है ना. इस वजह से ऐसा इसके साथ होता है. आए बात समझ में. सरफेस एरिया के वजह से ऐसा चीज यहाँ पर होती है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The earth is acted upon by gravitation of sun. Earth is acted upon by gravitation. Earth is acted upon by gravitation of sun. Gravitation of sun, even though it does not fall into the sun. Even though it does not fall into the sun. Does not fall into the sun. Why? आप देखते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण. फिर भी वो सन में जाके नहीं चले जाती, वही नहीं चले जाती. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो क्या करे, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स उसको दे ताकि वो सन के अराउंड क्या करे, घूमते रहे, है ना. जो उसको क्या करे, अर्थ को करते रहे. तो इसलिए अर्थ क्या करती है, आपका नीचे नहीं गिर पाती. आई बात समझ में. ये आपके पास बीच में सन है और ये अर्थ है. तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करता है, इसको इस गोल चक्कर में इस सन के अराउंड घूमने में मदद करता है ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण. और अर्थ भी क्या करती है, और जो अर्थ है ना, वो क्या करती है, अपने आप को उससे थोड़ा पीछे को लेके जाती है, जिस वजह से क्या करे, वो बैलेंस बनता रहे दोनों के बीच में. इस वजह से अर्थ क्या करती है, घूमते चले जाती है. आई बात समझ में, है ना. नीचे फॉल नहीं करती उसमें, ठीक है ना. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for providing necessary centripetal force. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स which allow earth to move around the sun. इस वजह से ऐसा नहीं होता. ठीक है ना. तो आई बात समझ में, क्या रीजन है इसके पीछे. When a body is
thrown vertically upward, when a body is thrown vertically upward, ठीक है, when a body is thrown vertically upward, what is its final velocity? What is its final velocity? ठीक है, आपके पास क्या बोला, एक बॉडी है, सपोज ये बॉल है, आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो पूछ रहे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, है ना, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे। तो जब आपने फेंका उस टाइम ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 थी, है ना, u0 थी। फिर ये क्या कि जब आपने इसको फेंका तो ऊपर को गई, इसने कुछ वेलोसिटी अटेन करी, है ना, अटेन करी, और इस पॉइंट में आके, एक पॉइंट में आके रुकी होगी थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आके नीचे गिरने लगेगी, और फिर अर्थ पे आके फिर बिना वेलोसिटी के आ जाएगी, क्योंकि रुक जाएगी ना, तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो v भी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं क्या होगी, तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ओके, समझ आया आपको, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, इस वजह से। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? What is the source of centripetal? What is the source of centripetal force? What is the source of centripetal force that a planet require? That a planet require to revolve around the sun? ठीक है, on what factor does the force depend? On what factor does the force depend? ठीक है, तो ये हमें पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो प्लेनेट को मदद करता है सन के अराउंड घूमने में, जैसे अभी हमने बात की थी कि अर्थ जैसे घूमती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, तो उसका सोर्स क्या है और किस फैक्टर पे फोर्स डिपेंड करता है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सोर्स है वो क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका क्या है, सोर्स है, और ये फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ प्लैनेट एंड दी सन और जो प्लैनेट है उन दोनों का जो मास का प्रोडक्ट और उनके बीच की दूरी उस पर डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब की सोर्स क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, सोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, द फोर्स डिपेंड अपॉन the product of gravitational force, the force depend upon the product of masses of sun and the planet। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ सन एंड द प्लैनेट, इनके बीच पे डिपेंड करता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस तरीके से बच्चों आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस सीखे, मैं ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करे।
कंसेप्ट के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो इसी के लिए आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।